हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें पहले हमने साइंस पोर्शन स्टार्ट किया है और इसके ऑलरेडी 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कलाम सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 9th चैप्टर को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके बेल आइकन से देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रेंड्स आपके जानने वाले हों जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप उन तक इसका लिंक शेयर करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो इस वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहले हम इस वीडियो में जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड इसकी बेसिस क्या है, मतलब इसको ज़रूरत क्या है और क्यों हो रहा है, ये सब देखने वाले हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेज। ये कह रहे हैं कि आप रिकॉल कर सकते हैं जो हमने अलग अलग प्रोसेसेस देखी थी, डाइजेशन की, सर्कुलेशन की, रेस्पिरेशन की हमारी पहली क्लासेस में। इन दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। और ये सब प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, इन सब की ज़रूरत होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को फंक्शन करने के लिए। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सब प्रोसेस की उसके अंदर होती हैं। You have also learned about the process of the reproduction in the plants. The reproduction is essential for the continuation of the species. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन की अगर ज़रूरत की बात की जाए, तो एसेंशियलिटी की अगर बात की जाए, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यू करता है स्पीशीज़ को। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एक एनिमल या प्लांट अभी यहाँ पर ज़िंदा है और कुछ समय बाद क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मतलब नेक्स्ट टाइम पर, अगले आने वाले टाइम पर कौन रहने वाला है, ये सब कैसे डिसाइड होगा। ये रिप्रोडक्शन ही इंश्योर करता है कि लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती रहेगी। अब जैसे ये प्लांट डिवाइड करेगा, ये दो प्लांट को मतलब बहुत सारे सीड वगैरह प्रोड्यूस करेगा, फिर वो सीड जर्मिनेट करके दूसरे प्लांट बनाएंगे और ये खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहती है। तो रिप्रोडक्शन का मेन काम जो होता है वो होता है स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखना या फिर लाइफ को कंटिन्यू करना एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। ये कह रहे हैं क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, जो स्पीशीज़ है उसकी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी उसकी जो कहते हैं ना जनथन, जो आने वाला जो उसका परिवार है, यानी उसकी पहचान ही आगे नहीं बढ़ेगी। You will realize that the reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation and after generation. अब जैसे हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि इससे जो स्पीशीज़ कोई पर्टिकुलर है उससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कंटिन्यू रह रही है। जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं रिप्रोडक्शन से, तो इससे कंटिन्यूटी बनी रह रही है किसी भी स्पीशीज़ की। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये कह रहे हैं कि जैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हैं और इस चैप्टर में हम बेसिकली जो देखेंगे वो देखेंगे रिप्रोडक्शन किस तरह एनिमल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी क्या क्या तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के जिनके थ्रू यानी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रह सकती है। जैसे हमने देखा रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम स्पीशीज़ को कंटिन्यू रख सकें। अब हम देखने वाले हैं क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। यू हैव सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम सम ऑफ देम। ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मतलब उनके यंग वंस को आपने देखा होगा बहुत सारे, तो उनकी लिस्ट बनाइए। एंड यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ द वेरियस एनिमल्स लाइक बीइंग बोर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न। ये कह रहे हैं आपने अलग अलग एनिमल्स के छोटे बच्चों को देखा होगा, तो आप जानते हैं वो किस तरह पैदा होते हैं, या फिर जो चिक्स हैं और जो कैटरपिलर हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं चिक्स की बात की जाए तो ये एग से निकलते हैं एंड कैटरपिलर भी कहीं ना कहीं एग से ही बर्न होते हैं। एंड हाउ आर किटन्स आर एंड पपीज़ आर बर्न, कि किस तरह से किटन और पपी जो
पिल्ले होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड एट द सेम बिफोर एज दे वर बर्न एज दे डू नाउ। ये कह रहे हैं क्या आप उन सब में कुछ डिफरेंसेस पाते हैं कि जिस तरह से वो पैदा हुए थे, क्या आप भी वैसे ही हैं या अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बनवाई है जिसमें पहले एनिमल दिया है, फिर उसके यंग वंस का नाम लिखा है। जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाई विच द एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जिस तरह से प्लांट के अंदर था उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन बेसिकली जो मेन तरीके हैं वो दो तरह के हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें पहला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पहला पार्ट जो देखेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Try to recall the reproduction in the plant which you have studied in the 7th and you will remember that the plants that reproduce sexually have male and the female reproductive parts। ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो उनके अंदर हम देखें कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह से हो रहा था, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, यानी जो मेल थे, मेल प्लांट थे और फीमेल प्लांट थे, उन दोनों के पास उनके रेस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, यानी अपने अपने फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके पास थे जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था। कैन यू नेम दीज पार्ट्स। तो कह रहे हैं क्या उनके पार्ट्स के नाम आप बता सकते हैं। तो अगर प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो जो स्पोर्स बनते हैं फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में वो होता है एंथर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवरी। ओवरी जहाँ पर जो है स्पोर जाकर जर्मिनेट करता है और जहाँ पर सीड सेटिंग वगैरह होती है। तो ये सब पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि एनिमल्स में देखा जाए द मेल एंड द फीमेल्स आर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। मेल और फीमेल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जो पार्ट्स हैं उनके वो अलग अलग होते हैं। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के अंदर क्या हो रहा था, मेल प्लांट अलग से प्रोड्यूस कर रहा था एक गैमेट जिसे स्पोर कहा जाता था, और फीमेल पार्ट जो फिर ओवरी थी वो भी प्रोड्यूस कर रही थी गैमेट, फीमेल गैमेट जिसका नाम था ओवम। अब ये दोनों फ्यूज़ करके क्या बना रहे थे, जाइगोट। तो उसी तरह से मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स के अंदर भी, और जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तब बनाते हैं जाइगोट, एंड इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि क्या चीज़ है जो नए इंडिविजुअल में डेवलप होती है, तो वो है जाइगोट। जाइगोट है जो डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। तो ये सब आपको याद रखना है कि जाइगोट से ही एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, दो गैमेट दो पेरेंट से, मेल एंड फीमेल गैमेट आ रहे हैं दो पेरेंट से, और उन दोनों के फ्यूजन से क्या बन रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर एक इंडिविजुअल बन रहा है। यानी पहले कहीं ना कहीं मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं, उससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से ही एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में कह रहे हैं, इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दैम। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर अभी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्शन पहले हमने देखा, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो दो टाइप का था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे थे एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में भी अब हम पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ह्यूमंस के अंदर पाया जा रहा है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी जो ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बना होता है पेयर ऑफ टेस्टिस का, जिसे सिंगुलर में टेस्टिस कहा जाता है, एंड टू सीमेन डक्ट्स एंड पेनिस। दो सीमेन डक्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं और एक कहीं ना कहीं पेनिस भी इन्वॉल्व होता है। एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो जो मेल गैमेट है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, या फिर ये पूछ लेते हैं स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है टेस्टिस के थ्रू, टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, एंड मिलियंस ऑफ द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। और इन्हीं टेस्टिस के थ्रू क्या होता है, मिलियंस में मानी यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन टेस्टिस के थ्रू होता है। और जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो उसके थ्रू जो फिर जो स्पर्म डक्ट है वो उसको कैरी करती है, जैसे अभी नीचे हम डायग्राम में देखने वाले हैं। यहाँ पर ये टेस्टिस थे, यहाँ पर क्या होगा,
स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, फिर ये इस पार्ट से जो एपिडिडाइमिस कहा जाता है इसके थ्रू बाहर आएगा, इस कैनाल के थ्रू जिसे कहा जाता है स्पर्म डक्ट, ये कैरी करती है और फिर पेनिस के थ्रू इजैकुलेशन के दौरान बाहर आ जाता है। दो द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल, यानी जो स्पर्म है अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहें तो नहीं देख सकते कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, तो पहला होता है इसमें हेड रीजन, दूसरा होता है मिडिल पीस और तीसरा होता है टेल। ठीक, जो मिडिल पीस है इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का सोर्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो जिससे जो जब ये मूवमेंट करता है तो ये चलता किस तरह से, जब ये इसकी पूंछ जो टेल है ये फ्लिपर करती है कुछ इस तरह से, मूव करने से ये आगे की तरफ बढ़ता है और इस तरह से जो स्पर्म है मूवमेंट शो करता है, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसके हेड रीजन में न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये भी एक सेल ही तो है। Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual component, cell component। ये कहने कि हाल जो स्पर्म है वो क्या है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, तो जिस तरह से एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस यहाँ पर इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो टेल है उसका काम क्या है, तो उसका जो काम है वो है मूवमेंट में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी फीमेल ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या हैं। तो मेन फीमेल प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है ओवरी, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट को ही क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। यानी मेन पार्ट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक होता है ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, इसे कहा जाता है ओविडक्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनको कहा जाता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, एंड ये क्या होता है, यूट्रस। तो ये तीन पार्ट हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेनली हैं। एंड द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, जैसे मेल के अंदर क्या हो रहा था, मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा था जिसे कहा हमने स्पर्म, इसी तरह से फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ओवा, या फिर इसी को एग भी कहा जाता है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, हर महीने किसी न किसी एक ओवरी से, जैसे हमने देखा दो पार्ट में दो ओवरी हैं, तो दोनों में से किसी न किसी एक ओवरी से हर महीने एक ओवा प्रोड्यूस होता है हर फीमेल के अंदर। एंड द यूट्रस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म, एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। और स्पर्म की तरह ही जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है, और जो यूट्रस होता है वहाँ पर क्या होता है, जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने क्या कहा कि जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, ये सब स्टेजेस अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो जो उसका डेवलपमेंट होता है जाइगोट से लेके एक बेबी बनने तक, वो सब डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, सारा का सारा डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया है, फिगर दिया है किसका, ह्यूमन ओवम का, जिसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस दिखाया है, क्योंकि ये भी सिंगल सेल है, यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और बाकी ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब नीचे क्वेश्चन अराइज कर रही हैं, बूझो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग इन एनिमल्स वेरीज, एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैंस, ऑस्ट्रिच एज इज द लार्जेस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो साइज है सेल का वो वेरी कर सकता है, जैसे सबसे बड़ा क्या है ऑस्ट्रिच एग, एंड ह्यूमन के अंदर भी एग का, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी एग का साइज वेरी कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिल्स के अंदर। अभी हमने देखे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और उनके गैमेट्स क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हमने देखा मेल गैमेट्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग, और उन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा एक बेबी, जहाँ पर जिसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, ऑप्शन दे देगा फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, तो कहाँ पर डालेंगे, यूट्रस, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट बेबी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसे हमने कहा था कि जो कोई भी इंडिविजुअल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से बनता है, मेल एंड फीमेल गैम जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर इन दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न की वजह से क्या होता है, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से इंडिविजुअल। तो जब दोनों
गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। तो उस टाइम जो जाइगोट बनता है उसके फ्यूज़ करने की प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। जैसे ही देखा कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है यानी एग और स्पर्म है, उन दोनों के फ्यूजन की पहली प्रोसेस होती है। एंड व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग एंड सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस तरह के फ्यूजन जिसमें एग और स्पर्म दोनों फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे से, इसी को कहा जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। एंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो दो गैमेट हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यानी एग और स्पर्म, इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है या फिर जाइगोट बन जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई हुई है कि ये क्या था, एक एग था, ओवम था, ओवम को एग भी कहा जाता है। अब इसमें कोई ना कोई, बहुत सारे स्पर्म आते हैं जैसे, उसमें कोई ना कोई एक ही स्पर्म आके फ्यूज़ करता है और इन दोनों के फ्यूजन से बन जाता है क्या, जाइगोट। एंड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। और किसी ना किसी न्यू इंडिविजुअल के बनने से कहाँ से शुरू होता है, जाइगोट से। जैसे यहाँ पर दोनों फ्यूज़ करें, दो न्यूक्लियस यहाँ पर थे, दोनों फ्यूज़ कर गए, अब क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया और इसी से अब न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये कह रहे हैं जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यानी दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। क्या क्या, फादर से आ रहा है स्पर्म एंड मदर से आ रहा है एग, इन दोनों के फ्यूजन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनना है उसे कह रहे हैं हम जाइगोट, और जो प्रोसेस है इसके फ्यूजन की उसे हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। और यही भी वजह है, देखें हम, जैसे हमने देखा कि दो गैमेट मदर से भी आ रहे हैं और एक फादर से आ रहा है, तो दोनों से क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस आ रहा है तो दोनों से अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो कैरेक्टर हैं किसी बेबी के अंदर, वो फादर और मदर दोनों से आते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज योर मदर और फादर। ये कह रहे हैं अपने भाई बहन में देखिए कि कुछ कैरेक्टर आपके मदर और फादर की तरह उनके अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोई भी इंडिविजुअल बना है वो कैसे बना है, दो गैमेट से बना है, जो मेल और जो मदर और फादर दोनों से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर प्रेजेंट हैं वो कुछ मदर से आए हुए हैं और कुछ फादर से आए हुए हैं। एंड द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। इनको हमने फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो फ्यूज़ करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। यानी अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज़न हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including the humans, cow, ducks and hens। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी, काउ के अंदर भी, डॉग्स के अंदर भी एंड हेंस यानी मुर्गियों के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। अब यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में बता रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 9th एंट्रेंस के अंदर। बूझो एंड पहली टीचर once told them in the class that in some women oviducts are blocked। ये कह रहे हैं कि पहली बूझो को उनके टीचर ने बताया कि कुछ कुछ वुमेन्स के अंदर क्या होता है, ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, वो क्या होती है, ब्लॉक्ड होती है यानी बंद होती है। अब जब अगर फेलोपियन ट्यूब बंद है तो इसकी वजह से क्या होगा, इन फीमेल्स के अंदर एग प्रोड्यूस नहीं होगा एंड दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि उनके अंदर ओविडक्ट बंद है तो उसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता और इसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, यानी ऐसे ह्यूमंस के अंदर जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, फीमेल से फ्रेशली जो अभी प्रेजेंट जो फ्रेशली रिलीज्ड एग होता है और मेल से फ्रेशली रिलीज्ड
स्पर्म होता है, उन दोनों को फ्यूज़ कर देते हैं और कुछ घंटे के लिए रख देते हैं आईवीएफ के अंदर। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। सेम कंडीशन जिस तरह एक ही फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वही कंडीशन बाहर की तरफ हम आउटसाइड वर्ल्ड में उसको मैनेज करके उन दोनों का फ्यूजन कराते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कराते हैं। हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी भी कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। इन केस फर्टिलाइजेशन ओकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। और जैसे ही उन दोनों का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट बना है उसको पहले डेवलप होने दिया जाता है लगभग 1 वीक के लिए, और उसके बाद उसे मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट हो सके। एंड द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। तो ये भी पूछा जा चुका है कि कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। एंड द बेबी इज़ बर्न लाइक एनी अदर बेबी। और सेम बाकी बेबीज़ की तरह यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है और सेम बेबी प्रोड्यूस होता है। एंड बेबीज बर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टेस्ट ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। एंड दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। हालांकि इस वर्ड से हमें क्या लग रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबीज से कि टेस्ट ट्यूब में बेबीज का जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन हम बाहर करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन हो रहा है। मेल और गैमेट दोनों को हम फ्यूज़ करा रहे हैं सिर्फ टेस्ट ट्यूब में, बाकी उनका जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है। कहाँ पर, यूट्रस में। नेक्स्ट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। ये करें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, एनिमल के बॉडी के बाहर होता है। मोस्टली कहाँ, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस टाइप के जो फर्टिलाइजेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉग्स वगैरह के अंदर। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को कहा किया जाता है, वो कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो अभी हम आगे देखने भी वाले हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और द रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड हैव मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो flowing streams. When the male and the female come contact in water, the female lays 100 of the eggs. Unlike the hen's egg, frog's egg is not covered by its shell and is comparatively very delicate. ये कहने कि अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग, वो बहुत सारे लगभग 100 अंडे देती है। और जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं तो उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके अंदर जो फीमेल फ्रॉग है, यहाँ पर क्या है, शेल नहीं होती है उसके एग पर, कोई भी कवरिंग नहीं होती है। जैसे अगर हम मुर्गी के अंदर देखें तो वहाँ पर क्या होता है, कवरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं होती है। एंड अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। और एक जेली की लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्शन करती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, एग है, और इसके बाहर एक जेली की लेयर है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है और एक दूसरे से बचे हुए रहते हैं। और जो एग है उसका भी प्रोटेक्शन यही जेली करती है। एज द एग आर लेड, मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। अब जैसे ही मेल उस पर स्पर्म को डालता है, एंड ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। अब क्योंकि ये जो एग्स थे, क्योंकि ये जो स्पर्म हमने डाला था उसके पास क्या है, स्पर्म के पास तो हेड होता है, तो वो रैंडमली वाटर के अंदर मूव करता है क्योंकि इनके पास तो टेल होती है। एंड द स्पर्म कन इन कॉन्टैक्ट विद द एग। और जैसे ही वहाँ पर वो मूव करता है तो उसे अगर एग मिल जाता है तो वो उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है और फर्टिलाइजेशन इस तरह से फीमेल बॉडी के बाहर होता है। And this results in the fertilization, and this type of fertilization with the fusion of the male and the female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इट इज़ वेरी कॉमन एट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश। और ये ज़्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, फिश, स्टारफिश के अंदर पाया जाता है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स lay eggs in the hundreds whereas hen lays only one egg at a time? ये कह रहे हैं कि अगर हम मछली को देखें, फ्रॉग को देखें, तो यहाँ पर क्या है, ये 100 अंडे एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जबकि दूसरे हाथ पर हम देखें एक मुर्गी को, वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडा प्रोड्यूस कर रही है। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने देखा फिश के अंदर एंड फ्रॉग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि मान लीजिए जो एग्स बाहर प्रोड्यूस किए गए, इसमें गारंटी नहीं है कि जो मेल गैमेट है वो उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, या फिर मेल गैमेट वहाँ पर यानी स्पर्म प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ या फिर कम प्रेजेंट हुआ तो उन दोनों के फ्यूज़ करने के जो चांसेस है कम है। और अगर फ्यूज़ भी कर गया तो मान लीजिए किसी और चीज़ ने उन दोनों को जाइगोट को खा लिया, या फिर वो डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी के बाहर है, तो उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इस वजह से उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रादर बेबी बनने के। जबकि एक हैन के अंदर देखा जाए तो उसमें एक ही अंडा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर
जो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, फीमेल बॉडी के अंदर वो इंश्योर करता है कि उसको प्रोटेक्शन मिले वहाँ पर। तो यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से कम एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ एक। Though these animals lay hundred of the egg, release millions of the sperm, all the egg do not get fertilized and develop into individual। ये कह रहे हैं हालांकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सोइयों अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारे नंबर में बिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सब क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजर हो जाएंगे और नए इंडिविजुअल बना देंगे। दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, वाइंड एंड रेनफॉल। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन द एग्स। ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन एग को खाते हैं, यानी इन्हीं पर अपना गुजारा चलाते हैं। एंड दस द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड द स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ देम। अब इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म और एग का प्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़रूरी होता है, ताकि उसमें से कम कुछ का फर्टिलाइजेशन हो जाए और रिप्रोडक्शन कंटिन्यू उनके अंदर रहे। नेक्स्ट है, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि एक सिंगल सेल कैसे इतना बड़ा एक इंडिविजुअल बन सकता है, यानी एक छोटा सा सेल और उसी के फ्यूज़न से फिर एक बड़ा, इतना बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। अब हम देखने वाले हैं इसी का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, इन्हीं के क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं क्या, कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, जाइगोट जो बना उसका किस तरह से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से किस तरह एक इंडिविजुअल बनता है। The fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into the embryo। ये कह रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन है, जो मेल और फीमेल गैमेट थे उनके फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना, और फ्यूजन की टेक्निक को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है उसकी वजह से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, क्या, स्पर्म और इसमें एग दोनों के मिलने से बना जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से बनता है क्या, बेबी। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। बेबी की जगह कभी कभी क्या देता है, फीटस भी देता है, फीटस। फीटस जब फीमेल बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है बेबी, उसे कहा जाता है फीटस। एंड द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव rise to a ball of cells, and the cells then begin to form group of cells, group that develop into the different tissues and organs of the body, and thus developing structure is formed termed as embryo। अब जैसे ही जाइगोट बना, यानी दो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करे, तो उनकी वजह से बना जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, और डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है, जिसको कहा जाता है क्या, एम्ब्रियो। एंड द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। अब जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो क्या करता है, जो यूट्रस की वॉल है, दीवार है, उस पर चिपक जाता है, ताकि उसे खाने का मटेरियल वहाँ से मिल सके और फर्दर उसका डेवलपमेंट हो सके। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वहाँ पर डेवलप होता रहता है यूट्रस के अंदर, एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट सच एज हैंड, हेड, आइज, ईटीसी। अब जैसे ही इसका डेवलपमेंट होता है तो अलग अलग बॉडी पार्ट जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं, कहाँ से, एम्ब्रियो से। एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। और जो अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सेल का फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बने जिससे बना एम्ब्रियो। अब एक ऐसा एम्ब्रियो जिसमें उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जैसे उसके हाथ हुए, लेग्स हुए, हेड हुआ, आइज हुई, जिनको हम क्लियरली देख सकते हैं, उसे कहा जाता है फीटस। यानी ऐसा एम्ब्रियो जिसमें उसके अलग अलग पार्ट्स को आसानी से देखा जा सके, उसे कहा जाता है क्या, फीटस। एंड व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। और जैसे ही उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उसे कहते हैं क्या, वो फीटस बन जाता है क्या, बेबी। अब यहाँ पर इन्होंने स्टेजेस दिखाई दी हैं, इनको भी आपको याद रखना है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है वो आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर है ये ओवरी, इसमें ओवरी के अलग अलग स्टेजेस चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन पे क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। एग इस रीजन में आकर, कभी कभी डायग्राम देकर ऑप्शन दे देता है कहाँ पर फ्यूज़न होता है, तो इस पार्ट से लेकर इस पार्ट के बीच में फ्यूज़न हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन इस पार्ट से इस पार्ट में होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरी बात देखी जाए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कहा जाता है।
यहाँ पर जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के ये डिवाइड करता है, डिवाइड करके ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से फिर बनता है फीटस, और फीटस से फिर क्या बनेगा, बेबी। अब जैसे ये एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो बनकर ये जो यूट्रस की वॉल है उसमें धंस जाता है, और जब ये यूट्रस की वॉल को धंसता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो जाइगोट है, जाइगोट किसमें, यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, यानी उससे चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इन्होंने फिगर दिखाया है क्या, यहाँ पर एक फीटस है जो यूट्रस के अंदर किस तरह से खाना पा रहा है, और यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके थ्रू एक प्लासेंटा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू इसे खाना इसको खाने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द hens also. Internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to babies like the human beings and cows? ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन hen के अंदर भी हो रहा है, मुर्गी के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये यंग वंस को यानी बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, जिस तरह से हमने देखा काऊ के अंदर, और ह्यूमन बींग के अंदर क्या है, हम बच्चे को जन्म दे देते हैं इधर। तो hen के अंदर बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता, वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग देती हैं वो। ये कह रहे हैं जहाँ से, क्या आप जानते हैं कि वो चिकन्स हैं यानी जो मुर्गी के बच्चे हैं किस तरह से पैदा होते हैं। एंड सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। अब ये उसी प्रोसेस को दिखा रहे हैं जो मैंने बताया था कि जैसे फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, और डिवाइड करके, डिवाइड होना कहाँ पर शुरू होता है, ओविडक्ट जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहीं पर डिवाइड करना शुरू कर देता है। एंड एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट, और जैसे जैसे ये नीचे पास करता है इसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। एंड द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। और यहाँ पर जो है अगर मुर्गी के केस में देखें तो जो बाहर की जो शेल है वो एक हार्ड कवरिंग उसके अराउंड बन जाती है जिससे उसे प्रोटेक्शन मिलता है। एंड आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, एक हार्ड शेल बन जाती है। हार्ड शेल किस लिए होती है, ताकि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। एंड द hen फाइनली ले द एग, और तब ये अंडा दे देती है। एंड द एग एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक्स, एंड लगभग 3 हफ्ते लगते हैं ये एम्ब्रियो जो अंडे के अंदर प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक चिक यानी बच्चे में कन्वर्ट हो जाए। एंड यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अब क्योंकि जो उनको सफिशिएंट वार्म चाहिए होता है, गर्माई चाहिए होती है, तो उसके लिए मुर्गी क्या होती है, अंडों पर बैठी रहती है। डिड यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स takes place inside the egg shell during this period? अब जैसे हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो शेल के अंदर हो रहा है, जो एग दिया है उसके अंदर प्रेजेंट हो रहा है। एंड आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट्स ओपन द एग शेल, यानी जो जैसे ही उसके अंदर एग है, जो चिक है, मुर्गी का बच्चा है, वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, उसके बाद शेल टूट जाती है और वो बाहर आ जाता है। In animals which undergo external fertilization, the development of the embryo takes place outside the female body. अब अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स के अंदर देखें तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो भी फीमेल बॉडी के आउटसाइड ही होता है। इंटरनल वालों में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होगा, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी बाहर और डेवलपमेंट भी बाहर होगा। एंड द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, जो उनकी एग कवरिंग होती है उसके अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है। एंड आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स the egg hatch, and you must have seen the numerous tadpoles swimming in the ponds and streams। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे tadpoles जो हैं वो स्विम करते रहते हैं। वो सभी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ही हैचिंग होती है एग की, जो उसकी शेल होती है वो टूटती है और वहाँ पर स्विम करना शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। अब जो एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है ओवीपेरस एंड विवीपेरस। इनको किस तरह डिवाइड किया है, तो अगर अलग अलग एनिमल्स को देखा जा रहा था तो कुछ क्या कर रहे थे, अंडे दे रहे थे, और कुछ यंग वंस को बर्थ दे रहे थे, यानी अपने बेबी को जन्म दे रहे थे डायरेक्टली। तो इस तरह से एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक विवीपेरस और एक ओवीपेरस। ओवीपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं, और विवीपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस यानी बेबी को जन्म देते हैं डायरेक्ट, उन्हें कहा जाता है विवीपेरस।
वी हैव लर्नड दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम अदर गिव एनिमल्स ले एग विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस। यानी कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में यंग वन बन जाते हैं, यानी बेबी बन जाते हैं। एंड द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड वेविपेरस। यानी जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को अपने, उन्हें कहा जाता है वेविपेरस। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। और जो एनिमल अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपेरस एनिमल्स। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प you to understand better and differentiate between oviparous and viviparous। अब ये कह रहे हैं कि हम जब एक्टिविटी नीचे करेंगे तो उससे पता चलेगा हमें कि क्या डिफरेंस है ओविपेरस एंड विविपेरस में, ये आप देख सकते हैं। द एग ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो एग है हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं क्योंकि जो उनकी मदर हैं वो उन्हें बॉडी के बाहर देती हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल कहते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ द डॉग। लेकिन अगर हम कुत्ते को देखें, काऊ को देखें, कैट को देखें तो ये अंडे नहीं देती हैं, इनके अंडे हम नहीं देख सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग। इसकी वजह यह है क्योंकि अंडे नहीं देती हैं। एंड द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ओविपेरस की अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ओविपेरस के एग्जाम्पल जो हैं, जो अंडे देने वाले हैं उन्हें ओविपेरस कह दिया है। और जो विविपेरस हैं उसके एग्जाम्पल डॉग, काऊ, कैट, जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, विविपेरस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यंग वंस टू एडल्ट। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, तो पार्टिकुलरली एनिमल्स में किस तरह से डेवलपमेंट होता है एक यंग वंस का, यंग वंस से लेकर फिर एडल्ट तक किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है पूरा हम देखने वाले हैं। young ones to adult, the new individuals which are born or the hatch from the egg continue to grow till they become adult। अब जो भी यंग इंडिविजुअल बनता है, चाहे वो अंडे से बने या फिर डायरेक्टली पैदा हुआ हो, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो कुछ स्टेजेस में होता है। और उन स्टेजेस को क्रॉस करके क्या होता है, कोई भी बेबी जो है वो एडल्ट बन जाता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। अब जैसे कह रहे हैं कि ये कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि उनका जो यंग वंस होता है वो उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी उनका जो बच्चा होता है वो उनकी पेरेंट्स की तरह देखने में नहीं लगता है जब वो यंग वन हो तो, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो फिर उन्हीं की तरह हो जाता है। तो कुछ इस केस ऐसे केस भी पाए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे लाइफ साइकिल अगर हम देखें सिल्क वॉर्म की, तो उसके अंदर क्या होता है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से काटरपिलर, काटरपिलर से पुपा और पुपा से एडल्ट। ये स्टेज कई बार पूछी जा चुकी है, ये स्टेज आपको याद रखनी है। सिल्क वॉर्म की जो स्टेज है वो क्या है, पहले एग, एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से काटरपिलर, काटरपिलर से बनेगा पुपा, पुपा से एडल्ट। ये सीक्वेंस आपको ऐसे याद रखना है, एग से लार्वा या काटरपिलर, जिससे पुपा बनेगा और पुपा से बनेगा एडल्ट। और फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्रॉग में भी सेम केस पाया जाता है। यहाँ पर जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफरेंट पाए जाते हैं। जहाँ पर टेडपोल बनता है पहले केस में, टेडपोल क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉग्स को अगर देखा जाए उसके कंपैरिजन में। तब ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रॉग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। ये कह रहे हैं फ्रॉग्स की भी अगर हम अलग अलग स्टेजेस को देखें, लार्वा से लेके यानी उसके एग वाली स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक, तो उसमें क्या क्या सीक्वेंस पाए जाते हैं। पहले एग, एग से बनता है टेडबोल, टेडबोल को क्या कहा जाता है, लार्वा, लार्वा से बनता है एडल्ट। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो फ्रॉग के अंदर जो सीक्वेंस है वो है एग, एग से बनेगा टेडपोल, टेडपोल को क्या कहा जाता है, लार्वा, और लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट। ये सीक्वेंस आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, पूछने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इसके। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ये कह रहे हैं कि अगर हम टेडपोल को देखें तो ये काफ़ी डिफरेंट हमें एडल्ट से दिखता है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग। ये कह रहे हैं क्या जो पहले आप देखते हैं तो आपको लगता भी है कि कभी ये फ्रॉग भी बन पाएगा जैसे देखें तो, और फ्रॉग का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है इस टेडपोल से। सिमिलरली द कैटरपिलर और द पुपा ऑफ द सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। और सिल्कवर्म के अंदर भी अगर देखा जाए तो उसका जो छोटा कैटरपिलर होता है वो उसके एडल्ट फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाइए किसकी, फ्रॉग की। फ्रॉग के अंदर ये एडल्ट था, एडल्ट ने एग दिए, अंडे दिए, अंडों से क्या बना, अर्ली टेडपोल बना, अर्ली टेडपोल से बना लेट टेडपोल, और लेट टेडपोल से क्या बन गया, एडल्ट फ्रॉग बन गया। ये सब स्टेजेस हैं जिन्हें अभी हम थ्योरेटिकल भी पढ़ने वाले हैं। द फीचर्स दैट प्रेजेंट एट द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन द यंग वंस एंड
देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल और द कैटरपिलर देयर आफ्टर। ये कह रहे हैं कि जो अगर हम कैटरपिलर या टेडपोल का स्ट्रक्चर देखें तो उनके एडल्ट फॉर्म से काफ़ी डिफरेंट होता है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। इन द केस ऑफ द टेडपोल द ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। ये कहने कि टेडपोल्स के अंदर क्या होता है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट में, जो जंप करने के कैपेबल होता है और स्विम करने के कैपेबल होता है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो प्रोसेस होती है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मेटामॉर्फोसिस किसे कहा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस, यानी एक लार्वा का एक एडल्ट में चेंज हो जाना, एक लार्वा का एक एडल्ट में चेंज हो जाना ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू उसे कहा जाता है क्या, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। ये कह रहे हैं कि जो हम कैसे कैसे चेंजेस अपनी बॉडी में पाते हैं जैसे हम ग्रो करते हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो हालांकि सेम रहता है, सिर्फ साइज में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हम मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते। इन ह्यूमन बींग्स द बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज पेरेंट इन द एडल्ट एंड आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ टू टाइम ऑफ बर्थ। यानी जो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर देखा जाए तो डिफरेंट पार्ट जो हैं बॉडी के वो एक जैसे ही होते हैं, बर्थ से लेकर टिल डेथ। उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, साइज चेंज हो सकता है बेबी से लेकर एडल्ट फॉर्म में, साइज सिर्फ डिफरेंट हो सकता है, बाकी जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है। तो अभी जो पहला टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो हम देख चुके हैं। अब सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम देखने वाले हैं। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं, यानी जो हम देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पर क्या हो रहा था, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों गैमेट बना रहे थे, उनके फ्यूजन से हो रहा था, बन रहा था जाइगोट, जिसे कहा जा रहा था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कन्वर्ट हो रहा था एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से बन रहा था एडल्ट। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट नहीं बनता, यानी मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनाते। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ये कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े एनिमल्स को तो देख लिया, लेकिन छोटे एनिमल्स की अगर बात की जाए, जैसे हाइड्रा हो गया एनिमल्स हो, दूसरा एनिमल अमीबा हो गया, तो इनके अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो इनके अंदर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी कराई जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बडिंग, जो दिखाया इन्होंने हाइड्रा के अंदर किस तरह से क्या होता है। यहाँ पर हाइड्रा के अंदर पहले एक छोटी सी बड बनती है, उस बड से क्या होता है एक छोटा हाइड्रो बनता है, और छोटा हाइड्रा जब पूरा मेच्योर हो जाता है यहाँ से डिटैच हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल हाइड्रा के अंदर बन जाता है। तो बडिंग किसके अंदर पाई जाती है, हाइड्रा के अंदर। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग होती है, अमीबा के अंदर क्या होता है, फिशन होता है। तो ये भी हमको याद रखना है। ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस एंड दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। यानी कुछ ना कुछ बल्जेस हाइड्रा के अंदर निकल जाती हैं, चोंचें निकल जाती हैं, जिससे क्या बनता है, बर्ड्स बन जाती हैं, और बर्ड ग्रो करके क्या बन जाती हैं, एक नया हाइड्रा बना देती हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू वी the new individual develop as outgrowth from a single parent, and this type of reproduction in which only a single parent is involved called asexual reproduction। तो अगर asexual reproduction की बात की जाए तो उस reproduction को asexual reproduction कहा जाएगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, एक मेल और फीमेल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसे कहा जाता है asexual reproduction। since new individual develop from the birds इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। अब क्योंकि जो नया इंडिविजुअल वो किससे बन रहा है, बर्ड से, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बर्डिंग। किसके अंदर पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर, ये याद रखना है। अनदर मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। और दूसरा टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है अमीबा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जब मैं फिगर दिखा देता हूँ, ये एक पेरेंट अमीबा था, इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के बाद दो डॉटर अमीबा बन गए। इस तरह से बाइनरी फिशन किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर, जो किसका एग्जाम्पल है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। यही इसमें थ्योरी में भी बताया गया है। बाइनरी फिशन किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। और बडिंग किसके अंदर,
बडिंग पाई जाती है हाइड्रा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम द बडिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच द सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेज। ये कह रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसा नहीं है कि 2 ही टाइप होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं, इसके अलावा भी बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं तो होता है एक फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी, वो ब्रेक कर जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर एक इंडिविजुअल हर एक पार्ट जो है एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। जैसे स्पाइरोगायरा के अंदर पाया जाता है, ये स्पाइरोगायरा कोई, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स टूट जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स डेवलप होकर एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। यहाँ पे है एक स्टोरी ऑफ डॉली एंड द क्लोन। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसे हम देख लेते हैं। स्टोरी ऑफ डॉली एंड द क्लोन। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। तो क्लोनिंग की अगर बात की जाए, क्लोनिंग किसे कहा जाता है, तो क्लोनिंग का मतलब होता है किसी एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना देना। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। या तो एक सेल या किसी और दूसरे बॉडी के पार्ट या फिर कोई एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को कॉपी बना देना, उसे कहा जाता है क्लोनिंग। द क्लोनिंग ऑफ द एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इयान विल्मट। तो सबसे पहले इयान विल्मट ने क्लोनिंग को परफॉर्म किया था, एंड हिज कलीग्स एट द रोजेलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, क्लोनिंग की प्रोसेस जो है परफॉर्म की थी। एंड दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली। और सबसे पहले उन्होंने जो क्लोनिंग की थी वो किसकी की थी, डॉली की, एक शीप जिसका नाम था डॉली। एंड डॉली वाज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। और ये पहली मैमल बन गई थी जो उसको क्लोन किया गया। कब क्लोन किया गया था, 5 जुलाई 1996 को। नंबर, इसकी डेट भी याद रखनी है आपको, इसका नाम भी याद रखना है। क्या था, नाम था डॉली, और ये पहला क्लोनिंग मैमल बन गया था। इन्होंने किस तरह से बनाया था, एक फिन डॉर्सेट शीप ली, एक स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव लिया, उन दोनों से क्या बनाया था, डॉली। अब इसकी जो प्रोसेस थी वो हम नीचे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस of cloning, dolly, a cell was collected from the mammary gland of a few female fin dorset sheep। एक फीमेल इन्होंने फिन डॉर्सेट शीप ली, उसके जो मेमरी ग्लैंड है, उसके मेमरी ग्लैंड से इन्होंने कुछ सेल को कलेक्ट किया, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश बैकफिश ईव। तो बैकफिश, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी जो थी, उससे क्या किया इन्होंने, एक एग लिया, एंड द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। और एग से उन्होंने न्यूक्लियस को निकाल दिया। जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ली, उससे न्यूक्लियस एग लिया, एग से फिर न्यूक्लियस निकाला, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वाज इंसर्टेड इन द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव हुज न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड। अब इन्होंने क्या किया, फिन डॉर्सेट शीप से क्या किया, मेमोरी ग्लैंड का सेल लिया, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एग लिया। अब जो इसका एग लिया उसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया, और जो फिन डॉर्सेट शीप थी उसका मेमोरी ग्लैंड के सेल का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दिया। यानी जो इसका खुद का न्यूक्लियस था उसे निकाल दिया, और एक दूसरा न्यूक्लियस लाके जो फिन डॉर्सेट शीप थी उसके मेमोरी ग्लैंड के सेल का न्यूक्लियस लाकर डाल दिया। एंड द एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। और फिर जो एग बना उसको इम्प्लांट कर दिया स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के अंदर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बर्न। और उसके बाद जैसे ही इसका डेवलपमेंट हुआ उससे क्या हुआ, डॉली बन गई थी। एंड दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन। और इस एग्जाम्पल से हमें बेसिकली पता क्या चला था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना है वो किससे डिसाइड होता है, न्यूक्लियस से। क्योंकि इसे हालांकि बनाया किसके अंदर गया था, यानी जो एग था उसमें न्यूक्लियस तो था फिन डॉर्सेट शीप का, और इसकी वजह से हालांकि बर्थ किसने दिया था, बर्थ दिया था स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर था वो किसकी सिमिलर था, फिन डॉर्सेट शिप की वजह से की तरह था। इसकी वजह ये थी क्योंकि न्यूक्लियस हमें कहाँ से लिया था, फिन डॉर्सेट शिप से लिया था, जो इस एग के अंदर प्रेजेंट था बाद में। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfish ewe.
तो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूक्लियस उसका निकाल दिया था। एंड डॉली वाज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप, और ये फिन डॉर्सेट शीप की एक हेल्दी क्लोन थी। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर आउन थ्रू द नॉर्मल सेक्सुअल मेजर मीन्स, और बहुत सारे सेक्सुअल मीन्स के थ्रू भी बाकी क्लोन भी वहाँ पर प्रोड्यूस किए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए उसने। और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी कब, 14 फरवरी 2003 को, ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज़, यानी उसके अंदर कुछ लंग की डिजीज़ होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। सिंस डोली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स, हाउएवर मेनी डाई बिफोर बर्थ और सून आफ्टर बर्थ। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी अ टाइम्स फाउंड टू बर्न विद सेवर एबनॉर्मलिटी। और बहुत बार क्या पाया जाता है कि ये जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं, और कभी कभी ये बर्थ से पहले ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था उसका एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें, और अपनी पढ़ाई करते रहें, इसके क्वेश्चन लगाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।